Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज मैं रडार पर एक और इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। हम बात करेंगे जीएसएस इन्फोटेक की और इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर भार्गव मरपल्ली साहब मेरे साथ आगे जुड़ेंगे। साथ साथ सेमी कॉर्नर में पिक ऑफ द वीक का दिन होगा और जुड़ेंगे जॉइंट्री कैपिटल के अविनाश गोराक्षकर साहब जो बताएंगे आज उनकी बेहतरीन पिक। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बुधवार की दोपहर एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का सेशन है। ध्यान रखें, कल इस सितंबर वायदा की एक्सपायरी होनी है और अच्छी खासी कमजोरी के साथ आधे परसेंट के दबाव के साथ हो रहा है सेंसेक्स निफ्टी में कामकाज। आज जहां खुले थे एग्जैक्टली वही पॉइंट पे हमने दिन का हाई बनाया और लगातार वहां से कमजोरी सुस्ती है। वो तो पिछले कुछ मिनटों में लो लेवल से हल्की रिकवरी दिखना शुरू हुई है। अदरवाइज प्रेशर के साथ, दबाव के साथ ही इस समय भारतीय बाजार में आप ट्रेड या कामकाज होता हुआ देखेंगे। तो जो कल 5 दिनों की लगातार पिटाई के बाद हमने एक बाउंस बैक देखा था, शॉर्ट कवरिंग का मूव देखा था, वो फर्दर एक्सटेंड नहीं हो पाया। खुले तो गैप अप के साथ थे, पर आप देखिए वो प्रेशर वापस माउंट होता हुआ 11,145 आज दिन के हाईज थे, तो 20 पॉइंट वहां से बहुत दूर नहीं है, 20 पॉइंट वहां से दूर है। हाँ, दिन के दौरान 11,000 के नीचे जरूर स्लिप हुए थे, 10,995 तक के स्तर थे नीचे की तरफ। तो अब दिन की रेंज जो थी उसके मिड पॉइंट पे इस समय आपको कामकाज होता हुआ नजर आएगा। दबाव में सरकारी बैंक, दबाव में एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, ये तमाम वो पॉकेट्स जो इस समय कमजोरी के साथ, प्रेशर के साथ कामकाज करती हुई आपको नजर आएंगी। आज अच्छा नर्वसनेस इस बात से है कि देखिए रुपए एक बार स्क्रीन पे लेकर आए। रुपए में लगा था दिन के दौरान की कुछ मजबूती आ रही है, लेकिन वो मजबूती अब टिक नहीं पाई है। अब तो रुपए में इनफैक्ट देखिए अनचेंज, एक समय था रुपया 72.57 तक के लेवल्स तक गया था, तो मजबूती थी। अब रुपया वापस कमजोर हो चला है। कुछ देर पहले तो रुपया लाल निशान में यानी कि 72-73 के लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा था, दिन के हाई है। तो रुपया भी चाल पलट रहा है, थोड़ा सा मूड वहां से। रुपए को क्लोजली पैनल नजर रखें, रुपए में अब जो कुछ स्ट्रेंथ नजर आ रही है वही मार्केट से लो लेवल्स पर रिकवरी देखने को मिलेगी। हूबहू आप चार्ट्स को कंपेयर कर लें। कच्चा तेल दिक्कत वाली बात है, दरअसल $82 के ऊपर वो बना हुआ है, उन्हीं लेवल्स के आसपास अब धीरे धीरे कामकाज करता हुआ, कोई मीनिंगफुल पिटाई नहीं हुई है, इसीलिए एक और इशू वो बनता हुआ। और आज शाम को अमेरिका में जो 2 दिनों की वहां की जो फेड की एफओएमसी है, यानी कि जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे वहां का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व। जैसे यहाँ पे एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो आजकल ब्याज दरें तय करती है। यूएस में एफओएमसी है जो वहां पे ब्याज दरें तय करती है। उनकी भी 2 दिनों की बैठक चल रही है। आज शाम को बैठक खत्म होगी और देर रात भारतीय समय अनुसार वो आउटकम आएगा। तो एक चौथाई फीसदी दरें बढ़ना तो ऑलमोस्ट तय है। 90% से ज्यादा जो एक्सपर्ट थे वो यही कह रहे थे, जो पोल कराया गया था, कि वो ब्याज दरें 1/4 बढ़ेंगी। पर कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो जो डॉट प्लॉट आपको याद होगा जिसमें तमाम एफओएमसी के मेंबर्स अपने एक्सपेक्टेशंस कर्व पे मार्क करते हैं, उससे पता चलता है कि कितने हॉकिश है फेड, कितने और दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी, कब एक्सपेक्टेड है। वो डॉट प्लॉट बड़ा पैनी नजर से सब देखेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो वो बेसिकली आसान शब्दों में जो कमेंट्री आनी है फेड की तरफ से वो इंपॉर्टेंट होगी। इस बार तो शायद एक रेट हाइक गिवन आपको नजर आए। देखिए लो लेवल से बैंक निफ्टी में रिकवरी और लो लेवल से इसीलिए निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल रही है क्योंकि रुपया कुछ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली वो चार्ट आप प्लॉट करके देख लेंगे, वैसे ही आपको नजर आएगा। अच्छा, मैं दबाव की बात करता, पर ऐसा नहीं कि अक्रॉस द बोर्ड पिटाई हो रही है। मेटल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में ये कुछ पॉकेट है जो आज मजबूती के साथ स्ट्रेंथ दिखा रही है, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। पर जो दबाव खास तौर पे बन रहा है वो आईटीसी। अच्छा, मैनेजमेंट जुड़ जाए तो आप लोग प्लीज इंडिकेट कर दें। हाँ, तो मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत करूंगा। इस बीच मार्केट आपको बता रहा हूं, आईटीसी 0.3% के दबाव के साथ वहां पे कामकाज हो रहा है और इसीलिए वो प्रेशर माउंट होता हुआ इंफोसिस टीसीएस दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन चलिए आज के मैनेजमेंट की अब बातचीत की शुरुआत करता हूं। जीएसएस इन्फोटेक और इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर भार्गव मरपल्ली साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। भार्गव जी, स्वागत है सीएनबीसी वास पर आपका। और इंटरेस्टिंग है, ये कंपनी ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही जब बाजार में दबाव था 52 हफ्तों के हाईज छुए हैं। 52 हफ्तों की नहीं, इनफैक्ट मैं देख रहा था कुछ मल्टी ईयर हाईज के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ था, 123 के लेवल्स। वहां से कुछ जरूर ठंडा पड़ा, 112, 8-9% के आसपास, 8-9 रुपए के आसपास कुछ दबाव जरूर, लेकिन अपने हाईज के आसपास, मल्टी ईयर हाईज के आसपास ट्रेड होता हुआ। अच्छा भार्गव साहब, पहले तो मैं धंधे पानी की बात करूं, पहले ये बताएं आप, इस समय ये कंपनी हेडक्वार्टर्ड है हैदराबाद में
और आप मुझसे फोन पे बातचीत कर रहे हैं अमेरिका में न्यू जर्सी से, ऐसा क्यों? क्या आप इस कंपनी के सेल्स एफर्ट, क्लाइंट इंटरेक्शंस ड्राइव करते हैं इसीलिए यूएस बेस्ड है? Absolutely, Ashish. So glad to be on the show. One of the main reasons for our continued and sustained success is the presence of the top management US में रहते हुए ना, तो वो बहुत एडवांटेज दिखता है हमें. So the delivery and everything happens from India, but sales, relationships, customers, everything happens from the US. So that's been the case for the past 20 years. नहीं, मुझे लग रहा था क्योंकि कई सारी दिग्गज आईटी कंपनीज भी अभी ये बात करने लगी हैं. मुझे इन्फोसिस के केस में खासतौर पे याद था जब उनके नए सीईओ साहब यूएस में बेस्ड रहना चाहते थे, इसीलिए क्योंकि क्लाइंट इंटरेक्शंस हो सके ज्यादा बेहतर, सेल साइट में वहां पे एफर्ट ज्यादा पुश करने को मिले. अच्छा, फिर भार्गव जी आप तो वहीं पे हैं, तो बताएं डिमांड एनवायरनमेंट कैसा शेप अप हो रहा है, क्लाइंट इंटरेक्शन से क्या समझ में आ रहा है? क्या वहां पे अमेरिकन आईटी कंपनीज विलिंग है, ज्यादा आईटी स्पेंड्स के लिए तैयार बैठी हैं? मूड कैसा है, सेटअप कैसा बन रहा है? जनरल आईटी सर्विसेज फील्ड में थोड़ा स्लो चल रहा है आशीष, बिकॉज the commoditization happened way too much more than what it should be. But if you are focusing, अगर आप अपने कंपनी को deep and narrow basis पे अगर focus करना start कर दिए, then there are a lot of solutions that we can potentially give to a lot of customers. As an example, हम जैसा अभी हेल्थ केयर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, वो ऐसे एरियाज में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, एक सोल्यूशन देने के चांसेस दिखते हैं हमें. तो उससे ज्यादा ट्रैक्शन आता है आशीष. हाँ, तो अच्छा, आपके केस में जीएसएस इन्फोटेक का रेवेन्यू मिक्स क्या है सर? कितना यूएस से आता है, बाकी ज्योग्राफीज का कंट्रीब्यूशन क्या है अंदाजन? I would say 90%, 90+% of the revenue that we derive comes from the US customers. Yeah. तो बिल्कुल ऐप्ट है, फिर आप वहां बैठे, जरूरी भी है सर फिर आपकी कंपनी के लिहाज से. फिर एक बात बताएं सर मुझे, ये जो रुपए की कमजोरी, अभी मैं बात करता बाजार का मूड बिगाड़ रही, यानी कि हमारे स्टॉक मार्केट का 73 के लेवल्स पे रुपया, कितना फायदा दरअसल आप लोग को होगा बुक्स पे? क्योंकि ऑल थिंग्स बीइंग कांस्टेंट तो 50-60 बेसिस पॉइंट्स कहते हैं हर 1% का मूव, लेकिन सब चीजें कांस्टेंट तो है नहीं. आप लोग के केस में क्रॉस करेंसी हेडविंड्स भी कुछ बहुत होंगे, कुछ बहुत हेजिंग कर रखी होगी, तो ये रुपए की कमजोरी का कितना फायदा आपको मिलना है दरअसल? मेरे ख्याल से in this quarter there will be some gain as far as the foreign exchange gain is concerned. क्योंकि क्या होता है, हमारे receivable क्या, we bill in dollars, right? So and then once the realization of the receivable comes in, there is a gain for us. So hedging बहुत कम है हमारा. So fortunately, so that's actually working in our favor. But that gain or loss, right? Is only for the India side of the revenues. We have revenues in the US. And the expenses are also यहाँ पे US dollars में है ना, so there is a natural hedging there. But any revenue that comes to India, so that's a gain. इसका मतलब आसान शब्दों में जीएसएस इन्फोटेक को इस रुपए की कमजोरी का अच्छा फायदा मिल रहा है. अच्छा, Q1 का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था, तिमाही दर तिमाही, यानी कि Q on Q सर, रेवेन्यूज 14.5% उछले थे. Q1 वैसे जनरली आईटी कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्गर क्वार्टर होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो ये जो 14.5% का आपका Q1 में उछाल था, कितना कॉन्फिडेंट है ये मोमेंटम बाकी साल देखने को मिलेगा, कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? अभी फिलहाल रेवेन्यू सस्टेनेंस ज्यादा चैलेंज नहीं दिख रहा है. So existing customers, we have not lost any customers, and we've also gained some customers. So from the revenue sustainability for the coming quarter, the present quarter is concerned, ज्यादा challenge तो नहीं दिखता है. So the challenge, the transformation that this organization is going through is to basically, within 3 years, we want to make this a healthcare IT company. So there is a lot of focus and energy that is going into cutting edge technologies, etc. So that is, so we're not worried about or concerned about any profitability, sustenance issues at this time. हाँ, ठीक बात. तो ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, प्योर प्ले हेल्थ केयर आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम जब मुझे भार्गव जी याद है हम लोग बातचीत कर रहे थे, तब एक एक्विजिशंस की बात हो रही थी. शायद वो लाइकली फिर टक इन एक्विजिशंस होंगे स्पेस में जिसकी आप बात कर रहे हैं, फोकस थ्रस्ट बढ़ाने के लिए, उसमें शायद एक्विजिशंस की तैयारी. क्या चल रहा है सर? किसी से बातचीत शुरू हुई है? हाँ, तो कहां तक पहुंची? कब तक एक्विजिशंस कल्मिनेट होने? Yeah, it's probably a little premature for me to describe the acquisitions, but we've already identified 3 companies. We have entered into non-binding letter of intent, to acquire them. Achha. The due diligence process is mostly underway. We're also talking to, a couple of financial institutions for, we're a debt-free company, right? So we don't have any long-term debt in the company. So we're talking to a couple of, financial institutions to come up with the right structure
to complete these acquisitions. And in the likely event of those acquisitions happening, I can assure you it will be a very accretive thing to that. जैसा मैं आपको last time बोला था, ये acquisition strategy हमारा very simple है. There are 3 parameters that we are looking at. One is customers, another one is the technology, third one is the vertical. So we are looking at any companies. ये 3 में से 2 parameter meet हो गए. So we are looking at those. अच्छा, एक बार वो बार आ रहा था रेवेन्यूज का ओवर द इयर्स. रेवेन्यूज पिछले कई सालों से लगातार गिर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इस समय फाइनेंशियल पे फोकस नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस है. यही कारण है क्या जो इस समय रेवेन्यू, मैं इसीलिए पूछ रहा था Q1 किस हद तक सस्टेन करेगा पूरे साल ये ग्रोथ, तो ये इस समय ट्रांसफॉर्मेशन फेज में, इसीलिए हम देख रहे हैं रेवेन्यूज थोड़े से कम होते हुए, है ना. इवेंचुअली हालात कब तक सुधरेंगे सर? Revenue come, honestly, the focus is on the profitability now. See, one of the main reason हमारा revenue कम होने के reason क्या है कि we have actually retired some of our non-profitable lines. जैसा हमारे पास एक value added reseller का business था, so we have retired that business. You know, so because the profitability and value addition. तो ये restructuring और transformation है जिसका impact नजर आ रहा है. जी. So अभी focus is on the profitability. Focus is on the right positioning of the company. So we are not really aggressively going after the revenue and the top line, basically. ओके भार्गव जी, चलिए धन्यवाद वक्त निकालने को समझाने के लिए. तो ये स्टॉक क्योंकि अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, लास्ट टाइम जब बातचीत की थी उसके बाद भी तगड़ा अपसाइड देखने को मिल रहा था, तो एक बार फिर से रिविजिट करा है. प्रमोटर्स, अच्छा इस कंपनी का मार्केट मैं देख रहा था, एफपीआईज की करीब 23-23.5% के आसपास की हिस्सेदारी, जिसमें नोमुरा, इलारा, एस्पायर इमर्जिंग, इन सब के पास तगड़ा चंक. जीआईसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पास भी 2.5-2% के आसपास की हिस्सेदारी, दोनों के पास अलग अलग हिस्सेदारी इस कंपनी की. तो इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है. चलिए, ये वो स्टॉक जो आज रडार पे था, आज भी मजबूती के साथ कामकाज. खैर रुपए की कमजोरी का भी शायद फायदा मिलता है सीधे सीधे, इसीलिए भी आप देख रहे हैं मजबूती के साथ ट्रेड. और चलिए अब एसएमई पर हमारी खास पेशकश, एसएमई कॉर्नर. सबसे पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा. एसएमई बीएसई आईपीओ इंडेक्स एकदम सपाट 1760 कल के क्लोजिंग लेवल्स पर इस समय हो रहा है, उन्हीं लेवल्स पर इस समय काम का. लेकिन एक्शन तो स्टॉक स्पेसिफिक तगड़ा है. एरोलैम 10.5%, पुल्स इलेक्ट्रॉनिक्स 18%, मोक्ष ऑर्नामेंट्स 10% और श्री तिरुपति बालाजी एफआईबीसी में 8.5% के उछाल के साथ हो रहा है इस समय काम का. लेकिन दबाव कहां है? दबाव है फिलिक्स इंडस्ट्रीज में, मैक पावर सीएनसी मशीन्स, आरकेईसी प्रोजेक्ट्स और ताराचंद लॉजिस्टिक्स. ये वो स्टॉक्स हैं जो इस समय सबसे ज्यादा प्रेशर या दबाव के साथ कर रहे हैं कामकाज. लेकिन आज एसएमई कॉर्नर में है पिक ऑफ द वीक का दिन, और जॉइंट्री कैपिटल के अविनाश गुराक्षकर साथ जुड़ते हुए. अविनाश जी, गुड आफ्टरनून. कोई स्टॉक आइडिया लेकर आए आप सर, क्या है अविनाश जी? कौन सा आइडिया है, क्या स्टॉक है? इनफैक्ट आशीष, कंपनी का नाम है अवनी एनक्रॉन, और कंपनी बेसिकली टेक्निकल मैन पावर सप्लाई करती है. हमको लग रहा है कि एसएमई स्पेस में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स FY18 के लिए डिक्लेयर किए हैं. करीबन 175 करोड़ का टर्नओवर इस साल कंपनी ने रिकॉर्ड किया है, जो पिछले साल करीबन 150 करोड़ था. ऑपरेटिंग एबिटा की बात करें तो करीबन 11.5 करोड़ का एबिटा है, और बॉटम लाइन पे करीबन 45% का ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड किया है. 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है. जिस प्रकार के कस्टमर की सर्विस करती है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, इनके कस्टमर्स काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOC, HPCL, GNFC, L&T. तो हमको लग रहा है कि ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी हेल्दी है, और आगे आने वाले साल में भी जो मोमेंटम है टॉप लाइन का और प्रॉफिटेबिलिटी का, वो आगे भी बरकरार रहेगा. ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस स्पेस में अगर निवेशक को अच्छा रिटर्न चाहिए तो कम से कम 1.5 साल का नजरिया रखिए, और इस भाव से डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है. ओह, इंटरेस्टिंग. तो एक ऐसी कंपनी जो कि इंजीनियरिंग और मैन पावर आउटसोर्सिंग सेवाएं मुहैया करवाती है भारत में और इंटरनेशनली, और तमाम ऑयल एंड गैस के दिग्गज इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शुमार. ये है वो कंपनी आरवी एनकॉन. जॉइंट्री कैपिटल की कॉल आपकी स्क्रीन पर. खरीदारी करने का स्टॉक में आप मन बना सकते हैं, एक अच्छी बेट हो सकती है. और FY18 ओवर FY17 आय में 16% और मुनाफे में 77% का उछाल इस कंपनी ने डिलीवर करा है. हाँ, एक छोटे बेस पे 3 का 6 हुआ है, लेकिन तगड़ा उछाल देखने को मिला, ध्यान रखें. चलिए अविनाश जी, धन्यवाद आपको. और क्विकली शो खत्म करूं उससे पहले आज का आईपीओ कैलेंडर बता दूं. कल वरुण ने बताया था 2 आईपीओ आज से खुलने हैं, वही 2 आईपीओ आपको बता देता हूं जो आज खुले हैं. कृतिका वायर्स आज से खुला है 1 अक्टूबर तक के लिए. 15.5 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, एक फिक्स प्राइस आईपीओ है.
32 रुपए पर शेयर पे ऑफर किया जा रहा है। 4000 शेयरों का लॉट है, यानी कि एक लॉट के लिए मुझे 1,28,000 रुपए देने पड़ेंगे और एनएससी पर ये इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। अगली कंपनी है परीन फर्नीचर और ये भी आज खुला है, 28 सितंबर तक खुला रहेगा। 19 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 60 से 63 रुपीस का इश्यू प्राइस रखा गया है। 2000 शेयरों का लॉट है, यानी कि एक लॉट के लिए 1,26,000 रुपए देने होंगे और ये कंपनी भी एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी। तो ये दोनों आईपीओ जो आज से खुले हैं। आपकी स्क्रीन पे ऊपर वो टोल फ्री नंबर्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप कभी भी फोन उठाएं, हमें एसएमएस करें, टोल फ्री नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके बताएं और कोई भी क्वेरी पूछें तो #SME कर जरूर मेंशन करें, तो कोशिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे सेगमेंट में एसएमई से जुड़ी आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करा जाए। चलिए आज के एसएमई कॉर्नर में इतना ही। ब्रेक लेने से पहले क्विकली निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आए। आधे % से 2/3% के दबाव के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में हो रहा है कामकाज, तो ऐसी कोई मीनिंगफुल रिकवरी आई नहीं है। वापस 11,000 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कमजोरी तो है, सुस्ती है, दबाव है। अब देखना होगा सेकेंड हाफ में कल की एक्सपायरी से पहले फाइनली किस तरह की पोजीशंस बनती हैं, तो वो एक्शन पूरा आप लेकर आएंगे आखिरी सौदा में ब्रेक के उस पार। नमस्कार।